नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर हम चलें इससे पहले एक ये चित्र हम देख सकते हैं। इस चित्र में एक बच्चा है जिसके हाथ में एक लैपटॉप है और एक बच्चा है जो फटे कपड़ों में नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ खाना उठा रहा है। इस चित्र को हम अगर देखें तो ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को सही तरीके से बताता है। मार्क्स का ये कहना था कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं। एक वो वर्ग रहा है जिसके पास सब चीज़ों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। एक वो वर्ग रहा है जिसके पास सब कुछ हैव से है वो वर्ग, उसे मार्क्स ने नाम दिया बुर्जुआ वर्ग। और एक दूसरा वर्ग रहा है जो हमेशा से दीनहीन रहा है, समाज में संपत्ति से वंचित रहा है, और उसे मार्क्स ने कहा है हैव्स नॉट, या कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग। दूसरा नाम दिया है उसे सर्वहारा वर्ग। तो मार्क्स का ये कहना था कि ये जो अमीर और गरीब वर्ग हैं, एक के पास सब कुछ है और एक के पास कुछ नहीं है, एक हैव्स है और एक हैव्स नॉट है ना। तो मार्क्स ने इन दो वर्गों के संघर्ष को समाज का एक निरंतर संघर्ष माना है। समाज की कोई सी भी अवस्था हो, मार्क्स ने समाज की 6 अवस्थाओं की कल्पना की है। उसमें उसने 2 अवस्थाओं को छोड़कर बाकी बीच की चारों स्थितियों में उसने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत बताया है कि समाज की हर स्थिति में वर्ग संघर्ष रहेगा। केवल आदिम साम्यवाद की अवस्था, जो समाज की शुरुआती अवस्था थी, वहीं समाज में कोई वर्ग नहीं था, क्योंकि वहाँ पर लोग सामूहिक रूप से रहते थे। प्रकृति के संसाधन इतने ज़्यादा थे कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते थे। लड़ाई झगड़ा की स्थिति नहीं थी क्योंकि संसाधन ज़्यादा थे और लोग कम थे। जैसे जैसे समाज तरक्की की ओर गया, जनसंख्या बढ़ती गई और संसाधन घटता गया। जब संसाधन घटता गया तो संसाधन पर स्वामित्व के लिए लड़ाई बढ़ती चली गई, और जिसने पहले इन पर अधिकार कर लिया उन्होंने दूसरों को अपने वश में करना शुरू कर दिया संसाधनों के स्वामित्व के दम पर। और इसी प्रक्रिया में वर्ग अस्तित्व में आते चले गए। उनमें से जो पहली अवस्था बताई उसने आदिम साम्यवाद के बाद जो अवस्था उसने बताई थी वो थी दास अवस्था। दास अवस्था में 2 तरह के वर्ग हुए, एक दास और दूसरा मालिक। इनके हित हमेशा अंतर्विरोधी हैं। दूसरी बताई उसने सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था में 2 वर्ग हुए, एक तो सामंत जिनके पास जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, और दूसरे किसान जो उन पर वास्तव में काम करते थे। ये हुआ। तीसरी अवस्था जो मार्क्स ने बताई थी वो थी पूंजीवादी अवस्था, जहां उत्पादन का साधन बदल गया। उत्पादन का साधन अब क्या हो गया था, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई थी। तो एक तरफ तो इन मशीनों का मालिक था जो था पूंजीपति, और एक तरफ इन मशीनों के स्वामित्व से हीन केवल इन पर काम करने वाला मजदूर था, जिसे निर्वाह योग्य मजदूरी मिलती थी। उसे ही मार्क्स ने क्या कहा है, मजदूर वर्ग या सरवारा वर्ग। तो इन दोनों के हितों में संघर्ष चलता है। जो पूंजीवादी है वो अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, और वो मजदूर को कम से कम मजदूरी देगा तो उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। और मजदूर का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी लेना ताकि उसका जीवन वो अच्छा से बना सके। तो इन दोनों वर्गों के हितों में आपस में अंतर्विरोध है। मार्क्स ये कहता है कि ये अंतर्विरोध समाज का सच है, ये हमेशा हर स्थिति में बना रहेगा। जब तक वर्ग बने रहेंगे तब तक इनका ये संघर्ष बना रहेगा। केवल उस संघर्ष का रूप बदल जाता है। कभी ये दास और मालिक के बीच में होता है, कभी ये कृषक और सामंत के बीच में होता है, कभी पूंजीपति और मजदूर के बीच में होता है। पर मार्क्स का इसके साथ ये भी कहना था कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब पूंजीवाद के दौरान एक ऐसी स्थिति आएगी जब सरवारा वर्ग के लिए इस पूंजीवादी शोषण व्यवस्था को झेलना असंभव हो जाएगा, और वो उस व्यवस्था के खिलाफ क्रांति कर देगा। क्रांति कैसे करेगा कि पूंजीवाद ऐसी सिचुएशन पैदा करता है। कैसे करता है, मार्क्स का कहना था कि जब बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन होने लगता है तो गांवों से लोग, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, वहाँ रहते हैं, एक जैसी स्थितियों में रहते हैं, और एक जैसी स्थितियों में उनकी सोच समझ, अपना दुख दर्द वो लोग बांटते हैं। और इसी प्रक्रिया में उन्हें पता चलता है कि उनके शोषण का एक कारण है, वो है पूंजीपति। और वो लोग एक वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देते हैं, जिसे मार्क्स ने सरवारा वर्ग की क्रांति
क्रांति का है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पूंजीपतियों का शासन खत्म हो जाता है और किस शासन सत्ता पर किसका अधिकार हो जाता है, सरवारा वर्ग का अधिकार हो जाता है। अब सरवारा वर्ग क्या करेगा कि जो पूंजीपति बच गए हैं समाज में उनका दमन करेगा, ताकि पूंजीवाद की व्यवस्था वापस स्थापित नहीं हो जाए। सबको काम करने के लिए मजबूर करेगा, सबको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा, है ना। तो ये था सरवारा वर्ग का शासन, जिसे मार्क्स ने कहीं सरवारा वर्ग का अधिनायक तंत्र कहा है और कहीं उसकी समाजवादी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है, समाजवाद का विचार भी कहा जाता है। और इसके बाद जो सरवारा वर्ग का अधिनायक तंत्र है वो इस तरीके से काम करेगा कि समाज में पूंजीवाद खत्म हो जाए, पूंजीवाद खत्म हो जाए, सब काम करने वाले हों, सब अपना अपना, सब अपनी यथास्थिति अनुसार काम करे, अपनी योग्यता अनुसार काम करे और अपनी योग्यता के अनुसार ही पाएँ। ये सरवारा वर्ग का नियम रहेगा। और धीरे धीरे सरवारा वर्ग एक ऐसी सिचुएशंस लेके आएगा जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा। वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तो है ही वर्ग विभाजन की उत्पत्ति। समाज में वर्ग विभाजन है, इसीलिए राज्य है। तो जब ये हो जाएगा तो जब वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन आएगी उसको उसने लास्ट सिचुएशन कहा है, जिसको उसने साम्यवाद कहा है, जो वर्गहीन राज्यहीन समाज की व्यवस्था है, जहाँ सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हासिल करेंगे। तो इस तरीके से मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की ये 6 स्टेज भी बताई है और ये कहा है कि समाज में हर स्थिति में ये संघर्ष चालू रहता है, कभी कम या कभी ज़्यादा। और जब तक साम्यवाद स्थापित नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष, उसने अपने दंडात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत के द्वारा बताया है, तब तक ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को आगे जारी रखेंगे हम अपने सेकंड वीडियो में। धन्यवाद।